नमस्कार साथियों। अपने लॉजिक में वाक्य आकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि वाक्य आकार क्या होते हैं। और उसमें पहला जो प्रकार है वो अब पढ़ रहे हैं कि पुनरुक्ति क्या है या पुनर्कथन क्या है। तो हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि पुनरुक्ति और पुनर्कथन वे वाक्य आकार हैं जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है। एक उदाहरण के द्वारा भी हमने पिछली बार जाना था। एक और उदाहरण देखते हैं पुनरुक्ति का। क्यू वैन नॉट क्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि क्या क्यू वैज नॉट क्यू एक पुनरुक्ति है, क्यू वैज नॉट क्यू एक पुनर्कथन है। तो हमें इसको उदाहरण को सोल्व करना होगा, हल करना होगा। और हल करने का तरीका वही होगा जो हमने पिछले बार में किया था कि हमें यह देखना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पुनर्कथन है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुनर्कथन वही होंगे जिनके अंतिम कॉलम में सारे मूल्य टी आए। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? दो इसमें चल क्यू है और एक इसका सेम ही है, उसको हमने लिख दिया नोट क्यू। क्यू वैज नोट क्यू। तो यहां सबसे पहले हमने लिख दिया क्यू, दूसरा नोट क्यू और बीच में चिन्ह कौन सा है? वैज का, क्यू वैज नोट क्यू। अब जो ये चर सिंगल चर इसमें कितने हैं? एक ही है, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, इसके साथ नोट का चिन्ह है, तार्किक संयोजक निषेध का चिन्ह है, इसलिए इसको सिंगल नहीं मानेंगे। और इसमें भी तार्किक संयोजक दो है, इसमें देखो नोट भी है और वैध भी है, तो ये भी स्वतंत्र चर नहीं है। स्वतंत्र चर युक्ति में स्वतंत्र चर कितने आते हैं उनसे इस पहले कॉलम के मूल्य निर्धारित होंगे। युक्ति में स्वतंत्र चर कितने आते हैं उसके आधार पर ही इस प्रथम पंक्ति के मूल्य निर्धारित होंगे कि प्रथम पंक्ति में कितने मूल्य आएंगे। तो स्वतंत्र चर इसमें कितना है? एक ही है, ये क्यू एक ही है। तो मैंने आप कहा था कि दो एन का मतलब है स्वतंत्र चर, युक्ति में आए स्वतंत्र संख्या। तो इसमें कितने हैं? स्वतंत्र चर एक ही है, तो 2 × 1 बराबर 2, यानी प्रथम तो ये जो पंक्ति है इसमें दो ही मूल्य आएंगे। अगर यहां स्वतंत्र चर दो होते, जैसे यहां Q है और यहां R होता, तब 4, यानी प्रथम पंक्ति में 4 मूल्य आते। अगर यहां 3 होता तब 2 × 2 × 2 × 4 8, यानी प्रथम पंक्ति में 8 मूल्य आते। परंतु प्रथम पंक्ति में स्वतंत्र चर एक ही है, Q एक ही है, इसलिए यहां केवल 2 मूल्य ही आएंगे, क्योंकि 2 × 1 बराबर 2 आएंगे। अब जितने मूल्य आएंगे उनमें आधे में अपने टी लिखते हैं और आधे में अपने एफ लिखते हैं। अब चूंकि 2 ही मूल्य आए तो आधे में टी आधे में एफ, मतलब एक टी और एक एफ आ जाएगा। अगर यहां 4 मूल्य आते तो आधे में टी आधे में एफ, यानी 2 में टी आता 2 में एफ आता। अगर यहां 8 आता, 3 चर होते तो यहां 8 मूल्य आते, तो उनमें आधे में टी आधे में एफ, यानी 4 में टी आता और 4 में एफ आता। लेकिन क्योंकि यहां चर एक ही है, इसलिए 2 मूल्य आएंगे और 2 के आधे, यानी 1 में टी और 1 में एफ आ गया। अब आगे इस कॉलम में क्या आएगा ये हम इस तरफ वाक्य से निर्धारित करते हैं कि ये है Q और ये है नोट Q, यानी इसका हमें जस्ट उल्टा करना है। तो T का F और F का T। Q वैज नोट Q, Q
इसमें बीच में चिन्ह है वैध का, नोट क्यू, यानी हमें विकल्प के चिन्ह को देखना है। विकल्प के चिन्ह में हम जानते हैं कि दोनों घटक मूल्य एफ एफ होने पर ही एफ आएगा, दोनों एफ एफ हो तो यहाँ एफ आएगा, अन्य कोई भी कंडीशन हो उसमें मूल्य टी ही आएगा। तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें दोनों मूल्य एफ हो, इसका मतलब अंतिम कॉलम में टी ही आएगा। टी आ गया तो इस पहले वाले वाक्य की शर्त पूरी हो गई। कौन सी शर्त? कि पुनरुक्ति वे वाक्य होते हैं जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है। यहाँ देखो, इसको मूल्य हमने टी दिया तो भी इसको सत्य आया, इसको मूल्य हमने एफ दिया तो भी इसका मूल्य सत्य ही आया। तो ये क्यों होता है? हमने पहले वाले उदाहरण में देखा पी वैच नोट क्यू, वो भी एक पुनरुक्ति था। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं क्यू वैच नोट क्यू, ये भी एक पुनरुक्ति है। इसी प्रकार ए वैच नोट ए, ये भी एक पुनरुक्ति होगी, और डब्ल्यू वैच नोट डब्ल्यू, ये भी एक पुनरुक्ति होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर एक आकार को हमने जान लिया कि ये आकार जो है यह सत्य है, यह पुनरुक्ति है, तो उस आकार के सारे वाक्य ही पुनरुक्ति होंगे, क्योंकि वाक्य आकार का सत्य और असत्य होना उनके आकार पर निर्भर करता है। वाक्य आकार है ना, तो कोई वाक्य सत्य है या असत्य है, यह उसके आकार से निर्धारित होता है। क्यू वैच नोट क्यू, इसको हमने तालिका के द्वारा बना के देख लिया कि यह वाक्य सत्य है, यह वाक्य पुनरुक्ति है, तो इस आकार के सारे वाक्य ही पुनरुक्ति होंगे। इनकी जगह अपने चर चाहे कुछ भी लिख दें, क्यू वैच नोट क्यू है, इसकी जगह अपने ए वैच नोट है, ये लिख दिया तो ये भी एक पुनरुक्ति है। इसकी तरह हमने पी वैच नोट टी लिख दिया, या आकार सेम ही हो, चर चाहे कोई भी हो। देखो चर यहाँ हर वाक्य में चेंज हो रहे हैं, यहाँ क्यू चर है, या ए चर है, या डब्ल्यू चर है, या ए चर है, या टी चर है, चर चाहे कोई भी हो, लेकिन बीच में वैच और नोट का चिन्ह यहाँ हो तो वो वाक्य पुनरुक्ति ही होगा, क्योंकि कोई भी वाक्य आकार अपने आकार के कारण ही सर्वत्र सत्य होता है। तो आकार यदि सत्य है तो उस आकार के सारे वाक्य पुनरुक्ति ही होंगे, पुनर्कथन ही होंगे। दूसरा वाक्य व्यापार। व्यापार वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य आए, इसका था सत्य आए, और इसका होगा असत्य आए। वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य आए, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो, व्याघात कहलाते हैं। वे वाक्याकार जिनका सत्यता मूल्य मतलब अंतिम कॉलम में जो मूल्य आएंगे वो, वे वाक्याकार जिनका सत्यता मूल्य अंतिम स्थिति में असत्य आए, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो, व्याघात कहलाते हैं। ए नोट नोट ए, देखो यहाँ चिन्ह चेंज हो गया, उसमें था वियोजन का चिन्ह और इसमें संयोजन का चिन्ह, डॉट लग गया। ए डॉट नोट ए का कोई भी वाक्य होगा वो एक व्याघात होगा, यानी वो वाक्य असत्य होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने क्या दी थी? वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य आए, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो, व्याघात कहलाते हैं।
ए डॉट नोट ए वाला प्रत्येक वाक्य जो है वो एक व्याघात है। इसको अपने एक तालिका से सिद्ध कर सकते हैं कि अंतिम कॉलम में सारे मूल्य एफ इसमें आएंगे। ए डॉट ए डॉट नोट टी एफ टी डॉट का चिन्ह है, इसलिए टी होने पर ही पी आएगा, टी होने पर ही आएगा। बाकी कोई भी स्थिति हो उसमें उसका मूल्य एफ ही आएगा। तो टी दोनों में नहीं है, टी इसमें भी नहीं है, इसलिए इसका मूल्य एफ ही आएगा, यानी यह एक व्याघात है। धन्यवाद।